नमस्कार, शिक्षा दर्शन में एक बार फिर से आप सबका का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करेंगे हिंदी आलोचना की दृष्टि और प्रवृत्तियों के बारे में। तो चलिए बिना देरी के वीडियो करते हैं फटाफट शुरू। यदि आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही बेल आइकन को भी दबा सकते हैं। यदि आपके मन में कोई प्रश्न है, कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। साथ ही मेरा टेलीग्राम ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के वीडियो करते हैं फटाफट स्टार्ट। दृष्टि और प्रवृत्तियाँ। हिंदी साहित्य और संवेदना के विकास क्रम में उसके मूल्यांकन की प्रक्रिया में भी बदलाव हुआ और हिंदी आलोचना नवीन मानदंडों और नवीन प्रवृत्तियों को आत्मसात करती गई, जिसके फलस्वरूप आलोचना की नवीन दृष्टियों और प्रवृत्तियों का विकास होता गया। सौष्ठववादी या स्वच्छंदतावादी दृष्टि साहित्य की जड़ता, कृत्रिमता, रूढ़ियों तथा अप्रासंगिक होती हुई लेखन परंपराओं से विद्रोह स्वच्छंदतावादी दृष्टि की मूलभूत विशेषता है। स्वच्छंदतावादी आलोचना में वैयक्तिकता, आत्मसृजन, कल्पनाशीलता और स्वानुभूति को एक मूल्य के रूप में स्वीकार किया गया है, इसलिए रचनाकार की अंतर्वृत्तियों का अध्ययन अनिवार्य मानते हैं। स्वच्छंदतावादी प्रभाव से हिंदी आलोचना किसी बंधे बंधाए ढांचे में नहीं, बल्कि नाना रूपों में प्रकट हुई। मार्क्सवादी दृष्टि हिंदी आलोचना को स्वच्छंदतावादी आत्माभिव्यक्ति की परिधि से निकालकर मार्क्सवाद और यथार्थवाद ने उसका संबंध फिर से बाह्य जगत और मानवीय एवं सामाजिक सरोकारों से जोड़ा और वैज्ञानिक दृष्टि प्रदान की। मनोविश्लेषणवादी दृष्टि मनोविश्लेषणवादी दृष्टि या मनोविज्ञान के प्रभाव से हिंदी आलोचना में रचनाकारों के अंतर्मन के विश्लेषण की प्रवृत्ति का होने लगा। रसवादी दृष्टि वैसे तो संस्कृत काव्यशास्त्र की मूल दृष्टि रसवादी ही रही है, लेकिन आचार्य शुक्ल ने रसवादी चिंतन को लोकमंगल से जोड़ते हुए हिंदी आलोचना की प्रवृत्ति को नई दिशा दी। पादनंद दुलारी वाजपेयी और डॉक्टर नगेंद्र इस रसवादी प्रवृत्ति को आगे बढ़ाया। नई समीक्षा यह अनेक दृष्टियों और प्रवृत्तियों की समाहार वाली आलोचना है, लेकिन समाहार रूप में नई समीक्षा आज के परिवेश में एक नई परंपरा निर्माण की आकांक्षी है। अस्तित्ववादी दृष्टि के प्रभाव से हिंदी आलोचना में व्यक्ति की अस्मिता, उसके अस्तित्व पर संकट, क्षणिक अनुभव, उसके आंतरिक सत्य के उद्घाटन की प्रवृत्ति विकसित हुई। अज्ञेय, धर्मवीर भारती और डॉक्टर रघुवंश जैसे आलोचकों के यहाँ अस्तित्ववादी प्रभाव देखा जा सकता है। आधुनिकतावादी दृष्टि के कारण हिंदी आलोचना में साहित्य में वस्तु यथार्थ के ऊपर अनुभव की प्रामाणिकता, परंपरा और शास्त्रीय नियमों के बजाय प्रयोग और नवीनता, सत्यता के बजाय ईमानदारी और गतिशील मानव चेतना एवं व्यापकता से अधिक गहराई पर बल देने की प्रवृत्ति पाई गई। इन दृष्टियों के आलोक में हिंदी आलोचना की प्रवृत्तियों में भी बदलाव होता गया। भारतेन्दु युग में रीतिकालीन लक्षण ग्रंथों की परंपरा में सैद्धांतिक आलोचना के अतिरिक्त ब्रजभाषा एवं खड़ी बोली गद्य में लिखी गई टीकाओं और इतिहास ग्रंथों में कवि परिचय के रूप में आलोचना का सूत्रपात हुआ। रचना को समझने और समझाने की प्रक्रिया में विकसित होने के कारण हिंदी आलोचना हिंदी साहित्य की मुक्तिकामी चेतना के अनुकूल रीतिवाद, साम्राज्यवाद, सामंतवाद, कलावाद और अभिजात्यवाद विरोधी और स्वच्छंदताकामी रही है। ये वो प्रवृत्ति है जो हिंदी आलोचना के आरंभ काल से लेकर वर्तमान समय तक सदैव विद्यमान रही है। द्विवेदी युग में हिंदी साहित्य की इतिवृत्तात्मकता के आलोचना इतिवृत्तात्मक और गुण दोष कथन तक की सीमित रही। द्विवेदी युगीन और भारतेन्दु युगीन साहित्य की ही भांति प्रेरणा देने का कार्य अधिक करता है। उस काल की प्रधान दृष्टि यही थी। आलोचना भी इस दृष्टि से प्रभावित थी। आचार्य द्विवेदी ने साहित्य को ज्ञान राशि के संचित कोश के रूप में परिभाषित करते हुए ज्ञान की साधना को आलोचना से जोड़ा। हिंदी आलोचना को वैचारिक स्वरूप आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया। आलोचना की भाषा और सौंदर्य शास्त्र के रूप में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा विकसित और अर्जित भाषा उन्हें युग प्रवर्तक आलोचक के रूप में प्रतिष्ठित करती है। सबसे महत्वपूर्ण बात की आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कविता का उद्देश्य हृदय को लोक सामान्य की भावभूमि पर पहुंचा देना है, कहकर लोक धर्म या लोक मंगल के आदर्श को साहित्य ही नहीं आलोचना का भी केंद्रीय प्रतिमान घोषित करते हैं और इस प्रकार साहित्य और समीक्षा दोनों ही सामाजिक चेतना के उत्तरदायित्व से युक्त होती है। शुक्ल जी तैयार आलोचना भूमि परवर्ती आलोचना विविध पद्धतियों और अलग अलग दिशाओं में अग्रसर हुई। कुछ अनेक आलोचकों की बहुआयामी सक्रियता को देखते हुए किसी एक वर्ग में रख पाना शुक्लोत्तर युग में संभव नहीं रहा। अब तक चली आ रही आलोचनात्मक पद्धतियों से हटकर मार्क्सवादी आलोचना, दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक आलोचना, शैली वैज्ञानिक आलोचना और नई आलोचना जैसी नवीन पद्धतियों का विस्तार हुआ। मार्क्सवाद के प्रभाव से हिंदी आलोचना आज सभ्यता समीक्षा का रूप धारण कर सकी है, जबकि मनोविश्लेषण द्वारा रचनाकार के अंतर्मन का विश्लेषण भी हिंदी आलोचना का प्रमुख अंग बना गया। समकालीन आलोचना के दौर में एक और कलावादी रुझानों की सक्रियता है और उसकी पुनर्स्थापना के प्रयासों में तेजी आई है।
वहीं साहित्य के समाजशास्त्रीय अध्ययन का भी विकास हुआ है और साहित्य के समाज और राजनीति से अंतःसंबंधों को नए सिरे से परिभाषित करने के प्रयास भी लक्षित किए जा सकते हैं। इस बीच अच्छी बात यह हुई कि अब आलोचना केवल कविता केंद्रित आलोचना न रहकर उपन्यास, कहानी, नाटक, रंगमंच, निबंध, रेखाचित्र आदि सभी गतिविधियों को साथ लेकर बढ़ने व पनपने लगी। इस स्थिति ने हिंदी आलोचना का सैद्धांतिक और व्यावहारिक स्तर पर क्षेत्र काफी विस्तृत कर दिया है। हिंदी आलोचना में गुणात्मक और सृजनात्मक दोनों परिवर्तन साथ साथ हुआ।